हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का सिविक्स सब्जेक्ट का। और आज हम देखेंगे अध्याय 1। इसके अंतर्गत हम देखेंगे लेसन 1 में हम देखेंगे समानता। तो आइए देखते हैं समानता क्या होता है, कैसे यदि समानता एक समाज में किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है तो किस प्रकार से उसके राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक विकास प्रभावित होता है। या परिवार में भी किसी बच्चे को समानता नहीं मिलता है तो किस प्रकार से उसके विकास पे प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम समानता के बारे में आज अध्ययन करते हैं। देखिए, जैसे दिया है कि हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमने पिछले वाले अध्याय में भी पढ़ा हुआ है। तो जैसे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों में हमने पढ़ा कि लोगों की भागीदारी आवश्यक होती है। लोकतंत्र में संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाता है। समानता और न्याय, इन सारी बातों में लोकतंत्र पर ध्यान दिया जाता है लोगों के विकास के लिए। देखिए, समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित भी करती है। इस अध्याय में हम समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान हैं या नहीं। हम आइए यहाँ पे दिया है कांता की कहानी, इसकी कहानी के माध्यम से इस अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक घटना है, बता रहा है इसमें कि चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, ये महिलाएं हैं तो उनकी कहानी है। चल कांता, अब तेरी बारी है। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। सब लोग अपने मुद्दे लेकर किसमें बात कर रहे हैं। और ये भी एक समानता की ही बात है कि हम हमारे देश में या फिर जो लोकतांत्रिक देश में स्त्री पुरुष सबको एक समान है वोट देने का अधिकार। तो ये भी एक समानता का मुख्य अधिकार है जिससे हम समान दर्जा मिलता है वोट देने का। देखिए यहाँ पे फिर दे रहा है, कुछ देर बाद में कांता आती है। उसके बाद फिर गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे ले आऊं। उसके बाद यहाँ पे घर पे वो जाती है अपने बच्ची को और उसकी देखभाल करती है। यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद देखिए आगे इस कहानी में ये दिखाया गया है कि ये जो बस्ती में रह रही है कांता कितनी प्रदूषित है, सफाई का कोई ध्यान नहीं है। तो वही कह रही है कि गुड़िया बार बार बीमार क्यों नहीं पड़ेगी, इस बस्ती में तो कभी सफाई होती ही नहीं है। फिर उसके बाद फिर कांता जाती है, वो अपने काम करके आती है, किसी घर में काम करती है। उसके बाद वहां से पैसे लाती है। पैसे लाकर उसके देखिए वो उसकी मालकिन पैसे देती है। कांता, ये लो तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। ये कहती जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। फिर उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर के जाती है हॉस्पिटल। देखिए यहाँ देखिए कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। तो यहाँ पे इसे असमानता का महसूस हो रहा है कि वोट देने के लाइन में तो सब लोग खड़े हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाती है दवा के लिए तो वहाँ पे इसे लंबे लाइन के कतार में खड़ा होना पड़ता है। तो वहाँ पे इसे असमानता देखने को मिलता है। देखिए दिए मताधिकार की समानता। मताधिकार का समानता का मतलब वोट देने का सबको एक समान हक है। यहाँ पे दिया है कि कहानी का जो प्रारंभ है कांता के वोट देने से, लाइन में खड़े होने से होता है। इस प्रकार की हम समानता देखते हैं, वोट की समानता। उसके बाद पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में भी खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में हम पढ़ चुके हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा गया है, उसमें पढ़े थे कि जितने भी वयस्क हैं, 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके हैं, उनको सबको वोट देने का मताधिकार है, मत देने का अपने। और यह सभी लोगों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पे आधारित है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार है। तब ये भी एक विचार समानता के विचार पे ही आधारित है
क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, वो एक वोट का ही हकदार है। चाहे उच्च वर्ग के हो, निम्न वर्ग के हो, सब लोग एक वोट ही देंगे। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है कि सब लोग समान नहीं है और ऐसी समानता का क्या फायदा। वह क्या बात है जिसने कांता कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। यही कहानी के माध्यम से उसमें दिया गया है, जो हम देखे हैं वही बताया जाएगा इसमें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वो अपने काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। वो जाती है सरकारी अस्पताल और अस्पताल के सामने लगी लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी। वहां पे खुश हो रही थी कि मैं भी सबके समान हूँ, लेकिन इस लाइन में आकर उसे पुनः असमानता का महसूस होने लगता है, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग क्या हैं, गरीब हैं। देखिए आगे ये दिया है प्रश्न के माध्यम से कि आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है। उपरोक्त कहानी के आधार पर ऐसे आप सोचने के 3 कारण बताइए कि क्यों वो सोच रहे कि कांता असमानता के बारे में क्यों सोचती है, क्या कारण रहता है। आगे देखते हैं अन्य प्रकार की असमानताएं। जैसे वो गरीब लाइन में लगी रहती है सरकारी अस्पताल में अपने बच्चे को दिखाने के लिए, तो वहाँ पे उसे असमानता का महसूस होता है। तो इस प्रकार के और भी अन्य जगहों पे कौन कौन से असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें दिया है कि देखिए यहाँ देख कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। और निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़ के समझेंगे और ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाले विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। भारत में हम देखें तो यहाँ पे सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था, यानी जातिगत व्यवस्था सबसे बड़ी असमानता हमें इसमें देखने को मिलती है कि इसमें से उच्च व निम्न वर्ग में बहुत सारी जातियां बटी हुई हैं। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद सोचने के लिए लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु ज्यादा एक प्रमुख समाचार पत्र के व्यवहारिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ दे रहे हैं कि एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़े और इसमें दिया है कि दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ भी चुके हैं। दलित जो कि एक ऐसा शब्द है जो कि क्या निचली कहे जाने वाली जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी निम्न वर्ग की जाति को संबोधित किया जाता है दलित वर्ग से। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ था और आज भी हो रहा है। इतने विकास के बावजूद भी हमें और ग्रामीण क्षेत्र में तो जातिगत व्यवस्थाएं और ही मजबूत देखने को मिलती हैं। यहाँ दे रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950-2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं और ये अपनी आत्मकथा, इन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक आत्मकथा लिखा है। उसमें जूठन में वो लिखते हैं कि स्कूल में दूसरे से दूर बैठना पड़ता था उनको, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, क्योंकि ये भी एक दलित वर्ग से थे। वह जमीन पे दूर तो बैठते थे, साथ ही साथ जमीन पे ही बैठना पड़ता था। अपने बैठने की जगह तक आते चटाई छोटी पड़ जाती थी और कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था इनको, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर क्या होते थे धुंधले दिखते थे, स्पष्ट दिख भी नहीं पाते थे। कभी कभी तो बिना कारण पिटाई भी कर दिया जाता था इनका। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को भी कहा। वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में इनकी कमर दर्द करने लगती थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी और मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे
और मैं झाड़ू लगा रहा था। कारण था कि ये एक दलित वर्ग से थे। हेडमास्टर ने अपने कमरे में बैठा था और लेकिन निगाह मुझ पे उसकी टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा और स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थीं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि वो अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाए जाते रहे उनसे। यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, ये यहीं पढ़ेगा और इसी मदरसे में, और ये ही नहीं, इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने को। देखिए ये इनकी किताब है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन है। उन्होंने इसमें एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। ये तो थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी। देखिए इसने एक दूसरी कहानी दिया है, एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे और वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या भी नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उनको बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पे मिल सकते हैं। उसके बाद वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मकान लेने का निर्णय भी कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वे मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती हैं। जब उन्होंने बताया होगा कि वो मांसाहारी हैं तो फिर इस प्रकार उन्होंने उससे मकान देने से मना कर दिया, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी वहां पे, और उनके सामने उन दूसरे तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे। यही बहाना दोहराया गया कि नहीं, हम मांसाहारियों को मकान नहीं देंगे। अंत में जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया, क्योंकि अंसारी से उन्हें लगा कि नाम से भी कि हाँ ये मांसाहारी होंगे। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मालकिन मिली और जो उन्हें किराए पे मकान देने के लिए तैयार थे। आगे हम देखेंगे मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है। देखिए 2 कहानियों से हमें ये समझ में आया है कि असमानता तो एक में असमानता उसके जाति के आधार पे देखने को मिला है, शिक्षा अच्छे से नहीं दिया जा रहा है, दूर बैठने को कहा गया है, रूम के बाहर या फिर अन्य भी कार्य करवाए गए हैं अन्य बच्चों की अपेक्षा, दलित वर्ग का था इसलिए। दूसरी कहानी में फिर धर्म के आधार पे ये मुस्लिम हैं तो मांसाहारी होंगे, या फिर इस आधार पे उनको मकान नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार के हमें असमानता का रूप देखने को मिला है। आगे हम देखते हैं मानवीय गरिमा का मूल्य। देखिए यहाँ दिया है कि अब तक हम समझ ही गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति में हुआ है, वो किस लिंग धर्म में हुआ है। यानी हम देखें तो स्त्री और पुरुष में भी असमानता का कितना भेद किया जाता है बहुत सारे कार्यों को लेकर, या फिर हमारे समाज में पहले से कहें कि माना जाता है कि पुरुष या फिर उच्च वर्ग के होते हैं, अगर वो ऊंचे कार्य कर सकते हैं, महिलाएं सिर्फ घर के कार्य कर सकती हैं या फिर ऐसे सामान्य कार्य कर सकती हैं। तो जाति हो या लिंग हो या धर्म में हो, ये हम तीनों देखें कि उस आधार पे असमानता किया जाता है, और वे उच्च वर्ग में हैं या फिर मध्यम या निम्न वर्ग के, इस आधार पे भी। तो ये इस प्रकार से हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस सभी प्रकार के हमें असमानताएं देखने को मिलेंगी। इसमें दिया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की हमने कहानी पढ़ा और अंसारी परिवार के साथ ये असमानता का जो व्यवहार उनके प्रति हुआ है, इसमें देखें तो जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ है। और जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी दंपति थे, तो उनके साथ भी जो व्यवहार किया गया है उनकी गरिमा को तो ठेस पहुंची ही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवा कर शिक्षकों छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया।
उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे क्या है, कमतर हैं या नीचे हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पे क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध भी प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनके नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने ऐसा नाम बदल करके वो मकान नहीं लिए, क्योंकि उनको भी उनकी गरिमा को ठेस पहुंचेगा। इसके साथ ही ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। तो हकदार तो थे, लेकिन अब वो उस देश में किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, परिस्थितियां कैसी हैं, सामाजिक लोगों की विचारधारा कैसी है, उस आधार पे हमें सामना असमानता या असमानता बहुत बड़ा ठेस का अनुभव करना पड़ता है। तो वो उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ आगे हम देखते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता के, भारतीय लोकतंत्र में किन किन समानताओं की बात की जाती हैं, किन किन समानताओं का ध्यान रखा जाता है। जितने भी सारे या जिस भी लोकतंत्र में जो अवसर होता है, उस अवसर की समानता कितने लोगों के सबको पहुंच रहा है अवसर, या फिर कुछ लोगों के हाथों में ही अवसर जा पाता है या उस अवसर का फायदा उठाकर वो आगे बढ़ पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। भारतीय संविधान है जो, इसमें सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, यानी या फिर किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब क्या है, समान माने जाएंगे भारतीय संविधान के अनुसार। इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है, और यह खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, तो अब अनेक कानून लोगों के सम्मान, उनके समानता के व्यवहार को भी सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। या कोई असमानता उनके साथ होता है या कोई दुर्व्यवहार होता है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो उसके लिए बहुत सारे कानून है, उसका सहारा लेकर के वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि जो संसद है वो हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। आगे दिया है कि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ दिया है, प्रथम हो गया कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, यानी जो भी जितने भी कानूनी कार्रवाई की जाएंगे, फिर कानून के समक्ष सबके साथ एक प्रकार से न्याय किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है, या सबको एक जैसा ही न्याय मिलेगा। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान हो, होटल हो गया, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित है, वो सभी सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है वर्तमान समय में। या फिर छुआछूत की जो ये भी समानता है, किसी को यानी अस्पृश्य नहीं माना जाएगा। आगे है कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के आधार को दो तरह से लागू किया है। पहला तो हो गया कानून के द्वारा, यानी जो भी समानता के अधिकार है, एक तो कानून उसे लागू करेगा। दूसरा है कि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की वो मदद कर सकता है। एक तो कानून उसे फायदा पहुंचाएगा ही, लाभ पहुंचाएगा। दूसरा कि जितने भी सरकार क्या करते बहुत सारी योजनाएं चला करके उस समाज में उस समानता के अधिकार को लागू करवाती है। आगे देखते हैं देखिए कि भारत में एक ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कि असमानता को दूर करने के लिए या उस पे न्याय करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे यहाँ दिया है कि जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा भी करते हैं, और कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं।
ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उनके अवसर प्राप्त हो सके, अधिकार प्राप्त हो, और अब वो अवसर का लाभ उठा करके उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके, वो भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा बन सके और समाज के विकास में योगदान कर सके। आगे दे रहा है कि इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, यानी ये भी कि जो इसमें होगा, जो गरीब बच्चे होंगे उनको भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके स्कूलों में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी जो प्राथमिक स्कूल हैं, इसमें बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है मध्याह्न भोजन की योजना के तहत। यह योजना भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले ये तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के लिए निर्देश भी दिए थे। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए देखें तो इसमें दोपहर का भोजन मिलने के कारण जो गरीब बच्चे थे, बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश भी लेना प्रारंभ कर दिया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगे। शिक्षक बताते हैं इस योजना के लिए कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आ गया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है और इस कार्यक्रम से जो जातिगत पूर्वाग्रह थे, उन पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठ के उसमें खाना भी खाते हैं और क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी काम पे रखा जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने जो निर्धन विद्यार्थी थे, उनकी भूख मिटाने में भी सहायता की, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं, इस कारण पढ़ाई पर ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते थे इस प्रकार से, तो ये भी असमानता कम हुआ। यद्यपि जो शासकीय कार्यक्रम है अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अभी तो ये अलग ही है। आगे देखते हैं, यह है कि जहाँ जो गरीब बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव हमें देखने को मिल जाता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है और इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समझने से इनकार कर देते हैं। कानून तो बन जाता है, लेकिन देखें तो जमीनी स्तर पे उस पे कार्य नहीं हो पाता है। यदि व्यवहारिक रूप से उस पे कार्य नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसका लाभ हमारे समाज को नहीं मिल सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रित समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष भी है और जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। तो इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक हम लोग और आगे आने वाले अध्यायों में देखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे ये वाक्य हम देखते हैं जो कि भीमराव अंबेडकर जी के हैं। इन्होंने कहा है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना क्या है, अशोभनीय है और आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। बिना संघर्ष के या फिर निरंतर कठिन संघर्ष नहीं करेगा वो, तो फिर उसके अंदर वो बल, विश्वास या फिर आत्मसम्मान के लिए अपने लड़ नहीं सकता है। आगे वे कहते हैं कि मनुष्य नाशवान है और हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना ही है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा।
किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। अन्य बातों में दे रहा है कि अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे क्या-क्या होते हैं या किस-किस प्रकार के समानता के मुद्दे हम देखते हैं। या इसमें दिया है कि शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही एक ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्र देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे समानता के मुद्दे पे विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए देखें हम तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में देखें तो अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था और इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उनके लिए समान नहीं बनाया जाता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था या जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ के वहाँ से जाना पड़ता था, सीट अपनी छोड़नी पड़ती थी। जैसे ये देखिए, ये उसी बस का चित्र दिखाया गया है इसमें। देखिए इसमें दिया है कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी और 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से जो अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। आगे दे रहा है कि 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें, जो अफ्रीकी अमेरिकन थे, उनके बच्चों को स्कूलों में भी जाने के लिए मनाही थी, तो उस आंदोलन के बाद उनके लिए खोले गए। अब उनके लिए अलग स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश जो अफ्रीकी अमेरिकन हैं वो गरीब हैं और अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन के बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने में ही समर्थ रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि जो गोरे विद्यार्थी हैं वो निजी एंड प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। आगे हम देखते हैं, यहाँ दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ दिया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भारत में विभेद का प्रतिषेध है। यानी किसी व्यक्ति के धर्म, उसका मूल वंश क्या था, उसकी जाति क्या है या लिंग क्या है उसका, या फिर किस स्थान से वो संबंधित है, इस आधार पे उसको लेकर के कोई भी असमानता नहीं दिखाई जाएगी। आगे दे रहा है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान है, इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान है, इसके आधार पर वो दुकानों या सार्वजनिक भोजनालयों या कोई होटल हो या सार्वजनिक जो मनोरंजन के स्थान होते हैं वहाँ पे उसके प्रवेश या वहाँ पे उसके जाने से मनाही नहीं होगा या इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो किसी भी स्थान पे जा सकता है। पूर्णतः या भागतः वो राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो समर्पित कुएं हैं, तालाब बनाए जाते हैं सार्वजनिक उपयोग के लिए, जो स्नान घाट होते हैं, सड़कें होती हैं या सार्वजनिक समागम के स्थान है, इन सभी स्थानों का क्या कर सकता है, वो उपयोग कर सकता है, इन चीज़ों के अलग अलग होने के बावजूद भी। दिया है कि इस संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व या निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। आगे दे रहा है कि लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र में हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी, या भारतीय लोकतंत्र में कौन कौन सी हमें चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं, आइए इसमें देखते हैं। यह है कि किसी भी देश की पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। किसी भी देश को पूरी तरह से या हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल भी उठाते हैं। उसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर भी है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह
समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। और आगे दे रहा है कि इन पाठों को पढ़ते हुए ये भी विचार कीजिए, क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावनाओं को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। यानी जितने भी कानून व्यवस्थाएं या नियम कानून बनाए जा रहे हैं समानता को लेकर के, तो वो जमीनी स्तर पे या व्यवहारिक स्तर पे भी हमें समाज में देखने को मिल रहा है कि नहीं। आइए इसमें मुख्य शब्दावलियों को देखते हैं जिस इस अध्याय में दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी यह लोकतंत्री समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका अर्थ है कि सभी वयस्क यानी 18 वर्ष या उससे जितने भी अधिक आयु के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। गरिमा का अर्थ है कि जो भी अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों के सम्मान योग्य समझने से है, यानी ये नहीं कि उसके अंदर हीन भावना महसूस हो। संविधान है तो ये एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें देश की जनता वो वहाँ की सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित करता है। यानी उस देश में जिस भी नियम के तहत, जिस कानून के तहत वो देश में लोकतंत्र स्थापित है, वो इसी में निरूपित रहता है, क्योंकि उसी कानून का दस्तावेज है। नागरिक अधिकार आंदोलन, ये एक आंदोलन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें जो अफ्रीकी अमेरिकन थे उन लोगों ने नस्लगत भेदभाव जो वहाँ पे होता था उसको समाप्त करने के लिए एक आंदोलन किया था, नागरिक अधिकार आंदोलन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप संबल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।